हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए पहला मॉक टेस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है हमारी वेबसाइट में। आई होप आपने वो टेस्ट दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो आप इनरोल करें और 5 मॉक टेस्ट जो है उनका बेनिफिट उठाएं जो आपकी ऑन डेट्स आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं। तो देखो आज हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअली हर टॉपिक को ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम यही इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, उन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और एट द एंड ऑफ द सेशन आपने मुझे जरूर बताना है आपका 10 में से कितना स्कोर आ रहा है। प्लस आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप चाहते हैं इसी तरह की मॉक एनालिसिस वीडियो आती रहे। हर एक सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस हो गए उन पे हम इस तरह से एनालिसिस वीडियो भी लाते रहेंगे अलॉन्ग विद योर लेक्चर्स जो डेली रूटीन में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स में था, दैट इज बजट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बजट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसका पार्ट है इंपॉर्टेंट? फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, कमर्शियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट या मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो बताना है हमें बजट किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले आप खुद ट्राई करें, देन एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। देखो बजट किसका पार्ट है, बजट पार्ट है फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको बोला था गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए 2 पॉलिसी चलाती है। एक तो गवर्नमेंट चलाती है, दैट इज नोन एज फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, बजट आता है हमारा। ठीक है, क्या आता है, बजट, जिसको हम क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड नहीं लिखा गया है, बजट की जगह कौन सा वर्ड लिखा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने याद रखना है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल इसके साथ डील करता है, आर्टिकल 112 इसके साथ डील करता है। बजट कौन बनाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उनका काम होता है बजट को बनाना। अब देखो बजट की वजह से, मतलब फिजिकल पॉलिसी की वजह से गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, इस तरह से कंट्रोल करती है। देखो हम बजट में डिफरेंट स्कीम्स के लिए पैसा एलोकेट करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए पैसा एलोकेट करते हैं। उससे हम क्या करते हैं, जो डाउन ट्रोडन लोग हैं उनको सोसाइटी में ऊपर उठने के लिए हम क्या करते हैं, उनको पुश प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरह से हम क्या करें, इकोनॉमी को इंपैक्ट करें। तो ये एक गवर्नमेंट का टूल है टू इंपैक्ट द इकोनॉमी। तो वो कौन सी होती है, फिजिकल पॉलिसी। उसमें इंपॉर्टेंट टूल क्या है, बजट। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा टूल है गवर्नमेंट का, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, आपने सुना होगा रेपो रेट गवर्नमेंट ने चेंज कर लिया, आरबीआई ने चेंज कर दिया, रिवर्स रेपो रेट चेंज कर दिया। उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, मतलब इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी वाले लेक्चर में ये सारा और फिजिकल पॉलिसी में मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। मॉनेटरी पॉलिसी, देखो मॉनेटरी पॉलिसी को कौन मेनली डील करता है, मेनली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। पहले तो पूरा आरबीआई देखती थी, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं और 3 आरबीआई के होते हैं। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, आरबीआई गवर्नर। प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आरबीआई रेपो रेट की वजह से, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रोड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इनकी हेल्प से क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन को कभी बढ़ाता है कभी कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो मेंटेन की जाती है। तो ये किसका पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी का। बजट किसका पार्ट है, फिजिकल पॉलिसी का। ये चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, इकोनॉमी प्लेलिस्ट में जाके देखना, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कॉफी राइजेस द डिमांड फॉर टी डैश। जब कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड टी की क्या होगी। देखो ये जिसने लेक्चर मेरा देखा हुआ है ना, डिमांड एनालिसिस वाला, कल ही लेक्चर डाला था जो, उसको तो ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने पढ़ाया है कल के लेक्चर में। तो कहता है कि जब भी प्राइस कॉफी का बढ़ेगा तो टी की डिमांड का क्या होगा, फॉल होगी, राइज होगी, स्टेज द सेम या नन ऑफ द अबव। पहले आप खुद ट्राई करें, आई होप यू हैव ट्राइड। देखो इसका आंसर क्या है, बेसिकली इसका आंसर है द डिमांड फॉर टी राइजेस। अब कैसे पता चला, देखो कॉफी और टी पहली बात सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूट गुड है मतलब अगर कोई पर्सन कॉफी नहीं पी पा रहा है, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल प्राइस जो है यहाँ पर क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना, कॉफी का प्राइस सपोज करो बढ़ गया। अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया, क्या लोग कॉफी की डिमांड करेंगे, नहीं करेंगे। इसका मतलब जो कॉफी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। अब लोग देखेंगे कॉफी का अल्टरनेटिव, कॉफी का अल्टरनेटिव क्या है, टी। तो लोग क्या पीना शुरू कर देंगे, टी पीना शुरू करेंगे। इसका मतलब टी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यही चीज हमने बताना है। तो सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है कि अगर एक की डिमांड कम हो रही है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल प्राइस कॉफी के बढ़ने की वजह से कॉफी की डिमांड कम होगी, अगर कॉफी की डिमांड कम होगी तो उसके सब्स्टिट्यूट टी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, कंप्लीमेंट्री में ऐसा नहीं होता है, वो मैंने कल आपको एग्जाम्पल भी दी थी। अगर एक कंप्लीमेंट्री चीज की कॉस्ट बढ़ रही है तो दूसरे की भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर एक की डिमांड बढ़ रही है तो दूसरे की बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कंप्लीमेंट्री की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं टी शुगर बताया था, अगर चाय की कॉस्ट बढ़ रही है
तो भाई चाय में तो शुगर भी बढ़ेगी, तो अगर चाय की डिमांड बढ़ रही है तो चाय में शुगर भी बढ़ेगी, तो शुगर की भी डिमांड क्या करेगी, बढ़ेगी। तो कंप्लीमेंट्री में एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, सप्लीमेंट्री में उल्टा चलता है। तो ये सारा डिमांड एनालिसिस में मैंने आपको बताया था, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम किसको बोला जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस को बोला जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, या नन ऑफ द अबव। पहले आप खुद ट्राई करो। देखो, नेशनल इनकम बोला जाता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को। किसको बोला जाता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब आप बोलोगे सर ये एनएनपी क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है? वैसे तो नेशनल इनकम वाले टॉपिक में मैंने सारा पढ़ा है, बट आज मैं आपको थोड़ा रिवाइज भी करवा देता हूँ। ये कंसेप्ट स्टार्ट होता है जीडीपी के साथ। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। जीडीपी क्या कहता है? इंडिया की टेरिटरी के अंदर कितने गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल 100 रुपए की गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है इंडिया की टेरिटरी के अंदर, तो हम बोलेंगे इंडिया की जीडीपी 100 रुपए है, ठीक है। ये तो मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, बट इंडिया की जीडीपी आप सबको पता है कितनी है। तो जीडीपी क्या होती है कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करें, क्योंकि आपको पता है कोई भी गुड है या सर्विसेज है उसकी वैल्यू विद टाइम डिक्रीज होती है, तो अगर जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया जीडीपी। अब एक चीज होती है जीएनपी। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो जीडीपी में क्या है कि जितनी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब फॉर एग्जांपल यूएसए की एक कंपनी है, जीप रैंगलर की यूएसए की कंपनी है, वो इंडिया में आके अपना सामान बना के बेच रहे हैं। अब वो पैसा जो कमाएंगे वो कहां पर जाएगा? वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा, जीडीपी में तो आएगा, क्योंकि जीडीपी में हम वो गुड्स एंड सर्विसेज के पैसे की बात करें जो इंडिया की टेरिटरी के अंडर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो भी इंडिया की टेरिटरी के अंडर प्रोड्यूस हो रहा है। बट क्या उसका बेनिफिट इंडियंस को हो रहा है? क्या वो पैसा इंडिया की वेल्थ में ऐड हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब जीडीपी जो है क्लियर हमारी इकोनॉमी को नहीं बताता है। तो इंडिया की इकोनॉमी को बताने के लिए हम कंसेप्ट लेते हैं जीएनपी का। जीएनपी में क्या होता है? जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जीएनपी में हम वही गुड्स और सर्विसेज का पैसा लेते हैं जो इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में रह के कर रहे हैं चाहे इंडिया से बाहर रह के कर रहे हैं। तो जीएनपी में क्या होता है? वो गुड्स एंड सर्विसेज का पैसा, जो गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है? रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया, सपोज करो इंडियन ने कोई टाटा का ग्रुप है, टाटा की कंपनी कोई बाहर है, तो उसकी गुड्स एंड सर्विसेज जो पैसा प्रोड्यूस हो रहा है वो भी जीएनपी में ऐड होगा, वो जीडीपी में ऐड नहीं होगा। जीडीपी एक टेरिटरी वाइज कंसेप्ट है और जीएनपी पीपल वाइज कंसेप्ट है कि इंडियंस कितना पैसा कमा। फॉर एग्जांपल बाहर की कंपनी को इंडिया से पैसा कमा रही है तो वो जीएनपी में कैलकुलेट नहीं होगा, बट अगर इंडिया की कंपनी बाहर से पैसा कमा रही है तो वो जीएनपी में कैलकुलेट होगा। ये चीज आपने याद रखना। तो आपको एक तो हिंट मिल गई कि जीएनपी जो है वो नेशनल इनकम के साथ मिलती चीज है, बट जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन तो इधर भी हो सकता है, तो क्या बन जाएगा? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। अब ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है वो ध्यान से सुन लो। देखो, फैक्ट्री में जो चीज प्रोड्यूस हुई उसकी तब जो कॉस्ट थी दैट इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। फॉर एग्जांपल एक सोप मैन्युफैक्चर हुआ, तो सोप जब मैन्युफैक्चर हुआ, एक कंपनी ने प्रोड्यूस करा, उसकी जो फैक्ट्री की कॉस्ट है दैट इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। अब क्या होता है? उसके ऊपर गवर्नमेंट लगा देती है टैक्स। मार्केट में पहुंचने से पहले जो फैक्ट्री में से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसमें गवर्नमेंट क्या लगा देती है? टैक्स। और कई बार क्या होता है? गवर्नमेंट किसी चीज में सब्सिडी भी प्रोवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल सिलेंडर्स में सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो मार्केट में पहुंचने से पहले क्या होता है? मार्केट प्राइस किससे बनता है? सबसे पहले एक प्रोडक्ट की फैक्ट्री की कॉस्ट होती है, उसमें कई बार गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, तो टैक्स उसमें ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए कॉस्ट थी एक साबुन की, उसमें गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 2 रुपए, कितना हो गया? 12 रुपए। अब 1 रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, तो 12 में से 1 माइनस कर देंगे, तो मार्केट में वो कितने रुपए का पहुंचेगा? 11 रुपए का पहुंचेगा। तो मार्केट प्राइस क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। इसी तरह नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, अगर मैं इसको लिखना चाहूं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को मैं कैसे लिखूंगा? एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से टैक्स यहां पर ऐड हो रहा था तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सब्सिडी यहां पर माइनस हो रही थी तो उस तरफ जाकर ऐड हो जाएगी। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का? एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। तो इसी को बोलते हैं हम नेशनल इनकम। ये चीज आपने याद रखनी है। कई बार एग्जाम में सीधा ये फॉर्मूला ही दे दिया जाता है और बोला जाता है कि नेशनल इनकम का कौन सा फॉर्मूला, इसमें थोड़ी चेंजिंग कर दी जाती है, टैक्स को यहाँ पर एडिशन में बता दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी।
ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी। तो आई होप नेशनल इनकम, देखो अगर आपने ये नहीं पहले पढ़ा हुआ तो नहीं समझ आएगा, एक बार वो वीडियो देख लेना, नेशनल इनकम की इकोनॉमिक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान वाज द इंडस्ट्रियल लिबरेशन टू न्यू पॉलिसी वाज अडॉप्टेड। तो न्यू पॉलिसी जो है हमने अडॉप्ट करी थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है सारा ये 1991-92 में। तो ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ये कौन से 5-year प्लान में आई थी, ये चीज़ आपने बतानी है। 6th, 7th, 8th या नन ऑफ द अबव। तो कौन से 5-year प्लान में ये आई थी, बेसिकली ये था 8th 5-year प्लान। देखो आपका 7th 5-year प्लान पहला तो 1951 से 56 था। 5-year प्लान एज सच आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है तो सारे करने जरूरी नहीं है। तो 8th 5-year प्लान आपने याद रखना है। इसमें क्या आया था, इसमें हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो एलपीजी रिफॉर्म से वो आए थे, ये चला था 1991-92 से स्टार्ट हुआ था, तो वहां से लेकर 97 तक चला था। इससे पहले वाला जो था 7th 5-year प्लान वो 1985 से लेकर 1990 तक था। तो ये याद रखना, ये 7th प्लान का टाइम था और ये 8th प्लान। तो 8th प्लान के टाइम में 91-92 के अराउंड स्टार्ट हुआ था, तो 8th 5-year प्लान के टाइम ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991। तो 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को जो है सॉल्व करने के लिए इंडियन रुपी की वैल्यू को क्या किया गया था अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, ठीक है, उसको अप्रिशिएट किया गया था, डेप्रिशिएट, रीवैल्यू या डी वैल्यू। ये क्वेश्चन मैंने अपने एमसीक्यू सेशन में भी आपको पढ़ाया था। देखो मॉक में जो क्वेश्चन डाले गए ना, मैक्सिमम क्वेश्चन वही हैं जो किसी बड़े एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमने मॉक इसी तरह से बनाया हुआ है ताकि आपको एग्जाम वाला फील आए। आप एक बार मॉक टेस्ट दोगे आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए इंडियन रुपी की वैल्यू को क्या किया गया था, तो डी वैल्यू किया गया था। ये मैंने आपको ऑलरेडी भी पढ़ाया था। डी वैल्यू करना मतलब इंडियन की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को गिराया गया था इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जांपल पहले अगर $1 जो है, $1 अगर 40 रुपए के बराबर था, इसको गिरा के क्या कर दिया गया, $1 को 60 रुपए कर दिया गया। अब आप बोलोगे क्यों गिराया गया, इससे क्या फायदा है? इसके ये बेनिफिट होता है, अगर रुपी के कंपैरेटिवली रुपी की वैल्यू कम है तो लोग क्या करेंगे, लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। तो हम तब चाहते थे उस टाइम पे हमें 1991 में एक्सपोर्ट को बढ़ाना था। क्यों बढ़ाना था? क्योंकि हमें फॉरेन करेंसी चाहिए थी। हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो खत्म हो चुका था, हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों का ही इंपोर्ट करने का पैसा बचा था। तो इसलिए हमने क्या करा था, रुपी को डी वैल्यू करा था। उसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ता है और एक्सपोर्ट बढ़ने से हमें बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ऑलरेडी मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर वाज द आरबीआई नेशनलाइज। तो रोल ऑफ आरबीआई आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हुआ था? नेशनलाइज होना मतलब गवर्नमेंट का स्टेक आया था उसमें, कब हुआ था? 1971, 56, 1949 या 1935। तो कब आरबीआई हुआ था? आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1949 में। ये चीज आपने याद रखनी है। आरबीआई को बैंक ऑफ बैंक भी कहते हैं। हमें लोन चाहिए बैंक में जाते हैं, बैंक को चाहिए आरबीआई के पास जाता है, ठीक है। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। फर्स्ट इंडियन, पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, इंडियन नहीं थे। पहले इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, आपके सिलेबस में मेंशन है, आप मुझे बताओ सीडी देशमुख जी के नाम पर अभी किसी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कुछ भी हो सकता है, किसी चीज का नाम रखा गया, इंपॉर्टेंट है, सीडी देशमुख जी के नाम पे रखा गया। तो आपने मुझे, ये करंट अफेयर है, लेटेस्ट है, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है? और प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का काम क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करना, इकोनॉमी को मेंटेन करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो सेट करती है रेपो रेट वगैरह, ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which of the following ministry is responsible for report on India's national and per capita income? इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है, मतलब जीडीपी, जीएनपी, ये सारा डेटा कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसको मॉस्पी मिनिस्ट्री कहते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री है आजकल जिसे कहते हैं। तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मॉस्पी मिनिस्ट्री का काम है, क्या काम है इसका? इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सप्लेन्ड बाय, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैंने अभी तक लेक्चर नहीं लाया था, इसी क्वेश्चन से मैंने आपको ये कंसेप्ट जो है समझा दूंगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है? स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा प्रोडक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। तो किससे इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सप्लेन किया जाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ किससे एक्सप्लेन किया जाता है? स्ट्रक्चरल चेंज होना इकोनॉमी में, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, या इंक्रीज इन पर कैपिटा
प्रोडक्शन या ऑल ऑफ द अबव। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में ये सारी चीज़ें आती हैं। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली होता क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है मॉनेटरी ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। जब हम किसी कंट्री की ग्रोथ को क्वांटिटी में मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंट्री की जीडीपी कितनी बढ़ गई, उसकी जीएनपी कितनी बढ़ गई, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। सिर्फ हम नंबर की टर्म में, फॉर एग्जांपल पैसों की टर्म में इंडिया कितना रिच हो गया, इसके वे में अगर कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन है इकोनॉमिक ग्रोथ। एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, ये तो होता ही है, पैसों के वे में तो हम देखते ही हैं कि कोई कंट्री कितनी डेवलप, उसके साथ हम देखते हैं उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है, उसमें पॉवर्टी कितनी कम है, उसमें एजुकेशन कितनी अच्छी है। इन सब चीजों को भी जब हम कंसिडरेशन में लेते हैं, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ समझ लो डेवलपमेंट का बच्चा है, तो डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, बट डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी है। उसके साथ हम देखते हैं क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है कि नहीं, पॉवर्टी कितनी कम है, तो ये सारी चीजें भी कंसिडर ली जाती हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कंसेप्ट है, बट अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक शॉर्ट टर्म कंसेप्ट होता है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म में देखते हैं किसी मतलब कैसा, जैसे डेवलप्ड नेशंस हैं उनके इंडेक्स बहुत अच्छे आते हैं, तो बेसिकली उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी है, नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इस तरह से आपने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंसेप्ट को याद रखना है। 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जब लेक्चर पढ़ाया था इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ाई थी। इंडिफरेंस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप, indifference curve are imperfect substitute are concave to a region, indifference curve do not intersect nor they tangent to one another, upper indifference curve indicate higher level of satisfaction। indifference curve आपके सिलेबस में मेंशन भी और मैंने इसकी प्रॉपर्टीज भी आपको पढ़ाई थी। indifference curve इस तरह से बनाई जाती है, indifference curve जैसे फॉर एग्जांपल ये x कमोडिटी है, ये y कमोडिटी है, तो इस तरह से आती है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, और मैंने आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी इंडिफरेंस कर्व की एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ये प्रॉपर्टी नहीं होती इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की कनकेव नहीं होती है ओरिजिन में, ये चीज आपने याद रखनी। तो क्या क्या इंडिफरेंस कर्व बेसिकली बताती क्या है, इंडिफरेंस कर्व उन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। 3 बनाना 2 केले खा रहा हूँ, इक्वल सेटिस्फेक्शन आ रही है, 2 बनाना 3 केले खा रहा हूँ तब इक्वल सेटिस्फेक्शन आए, तो वो सारे पॉइंट जो किसी कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, एक तो नेगेटिव स्लोप होता है, ये तो होती है, इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि एक पॉइंट में 2 सेटिस्फेक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल। इंडिफरेंट कर्व जो हायर वाली कर्व है वो रिप्रेजेंट करता है हायर सेटिस्फेक्शन, ये ऊपर वाली हायर सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, और ये टच नहीं करती है नीदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस, और इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये चीजें आपने याद रखनी, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, फॉर अ मोनोपोलिस्ट, किसी मोनोपोलिस्ट के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड होता है एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर, एक मोनोपोलिस्ट के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है उस लेवल ऑफ आउटपुट पे वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज फॉलिंग, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, marginal revenue is equal to marginal cost and marginal cost is falling and marginal revenue is equal to average revenue and marginal revenue is rising। इस पर मैंने अभी तक लेक्चर नहीं लाया, बट आपने पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आप मार्क करो। देखो इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिए कंडीशन होती है मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब जितना एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में रेवेन्यू है उतना ही उस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट हो। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो प्रॉफिट क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है। उसके साथ मार्जिनल कॉस्ट जो है वो राइजिंग होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन जब सेटिस्फाई होती हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, इसको मैं इन डेप्थ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये आपको पढ़ाया नहीं है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, जब इसका लेक्चर लाएंगे तो आपको इन डेप्थ में इसको भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। आज आपके कमेंट्स पे ही डिपेंड करेगा कि दूसरी एनालिसिस वीडियो आएगी कि नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल स्टैट्स की मैं सोचा था, स्टैट्स को मैं रिवाइज कराऊंगा विद द मॉक एनालिसिस वीडियो। तो देखो एज सच आपकी जो वीडियोस हैं वो आती रहेंगी, उसके साथ मैं मॉक एनालिसिस वीडियो भी डालता रहूंगा। और अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट में इनरोल नहीं करा तो जरूर इनरोल करो। 5 मॉक टेस्ट का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। पहला मॉक टेस्ट 11 को हो गया है, बट अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, आप कभी भी दे सकते हो। नेक्स्ट 14 को होना है, देन 17, देन 20, 23। इस तरह से आपने मॉक टेस्ट देने। एनालिसिस वीडियो भी अगर आप बोलोगे तो मैं लाऊंगा, वो डिपेंड करेगा आपके कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, कमेंट पे आप करोगे तो मैं लाऊंगा, अदरवाइज नहीं करोगे तो ऐसा जो रूटीन में वीडियोस आ रही हैं तो वही आएंगे आपके लिए। ठीक है, अब कैसे इनरोल करना है,
कितनी पेमेंट है, तो पेमेंट कुछ भी नहीं है, 49 रुपीज़ में आपको पाँचों के 5 मॉक प्रोवाइड हो जाएंगे। एक ही टाइम इनरोल करना है आपने। इनरोल करने के लिए मैं एक शॉर्ट 4-5 मिनट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम में भी शेयर कर देता हूँ और पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। आप उसको देख के इनरोल कर देना हमारी वेबसाइट में जाके awakeningclasses.in पे, ठीक है। इसी तरह आप बताते जाओ कौन कौन से में आपको एनालिसिस चाहिए, तो मॉक टेस्ट के एनालिसिस वीडियो भी प्रोवाइड करूँ। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, JKSSB FA प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ाने का वे पसंद आ रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप ही हमारे एसेट हो, आप ही हमारी हेल्प करोगे। तो अकाउंटेंसी अच्छे से पढ़ रहे हो तो एसेट की वैल्यू आपको पता ही होगी, एसेट क्या होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहीं पर हम PDF वगैरह शेयर करते हैं। प्लस कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपके साथ शेयर करनी हो तो वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर करते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।